गर इज़ा कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 36। महरवस से मरियम और हमदान की ये आधी रात की मुलाकात हज़म नहीं हो पाई थी। ऊपर से इसके दिए गए ऑर्डर पर अलग जलती भुनती वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी। आखिर को एसपी साहब को इनकी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी बनाकर भी देनी थी ना। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में कॉफ़ी का मग रखे हमदान के उस लग्जरी से जिम खाने में दाखिल हुई जहाँ एक्सरसाइज की तमाम जदीद मशीनरी मौजूद थी, मगर सामने का मंजर देख इसका दिल धक से रह गया था। हमदान सदीकी भारी भारी डिम्पल उठाए से कसरती मसल्स के साथ एक्सरसाइज करता महरवस की धड़कनें मुंतशिर कर गया था। इसका नुमाया होता कसरती वजूद बहुत ही मुतासिर कुन था। महरवस की आंखें खैरा हुई थी। ये शख्स इसकी अवलीन चाहत और इसका होने वाला शौहर था जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसने बेख्तियार हमदान की जानिब से निगाहें फेर ली थी। इसे खौफ महसूस हुआ था कि कहीं इसकी अपनी नज़र ही न लग जाए उसे। वो जल्दी से कॉफ़ी टेबल पर रख कर वापस पलटने ही वाली थी जब हमदान की पुकार ने इसके कदम वहीं झकड़ लिए थे। मैं टावल पकड़ा दूँ? ज्वाला हमदान का अंदाज़ अजीब सा था, जैसे वो जानबूझकर इसे वहाँ रोक रहा हो। महरवस बेकाबू होती धड़कनों को संभालती वापस पलटी थी। इस वक्त हमदान सदीकी की जानिब ना देखने से घबराती वो कहीं से भी ब्लैक स्टार्स नहीं लगी थी जिसके कारनामे सुनकर बड़े बड़े लोग लरज उठते थे, और लड़की अपनी मोहब्बत के आगे बिल्कुल छुई मुई सी बन कर रह गई थी। हमदान सदीकी के मुकाबिल आते वो एक अलग ही महरवस बन जाती थी। इसने जैसे ही टावल हमदान को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, हमदान टावल की जगह महरवस की कलाई अपनी गिरफ्त में लेता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। महरवस उसकी ऐसी किसी हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, सीधी इसकी फौलादी सीने से जा टकराई थी। इसने घबरा कर लाल होते चेहरे के साथ हमदान की जानिब देखा था जो पूरी तरह उसकी जानिब मतवज्जे था। ये आप क्या? महरवस ने घबरा कर इसकी गिरफ्त से निकलना चाहा था। तुम मुझसे इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था। हमदान का लहजा इसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था, और महरवस की कलाई पर भी इसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि महरवस को अपनी कलाई टूटती हुई महसूस हुई थी। नहीं, वो मैं तो इसके नहायत करीब खड़े महरवस का दिल इस बुरी तरह से धड़क रहा था कि उसे बोलना पाना मुहाल हुआ था। मेरी बात का मान रखने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा ये फ़ैसला आगे चलकर तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन होने वाला है तुम सोच भी नहीं सकती हो। हमदान का अंदाज़ गहरा तंज लिए हुए था। महरवस को हमदान की बातों से घबराहट महसूस हो रही थी। इसे लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। इससे पहले वो कोई जवाब दे पाती, हमदान का मोबाइल बज उठा था। बिना इसे आज़ाद किए हमदान ने कॉल ऑन करते कान से लगाया था। दूसरी जानिब से अनजाने क्या कहा गया कि हमदान के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट बिखर गई थी। वेरी गुड हमाद, मुझे तुमसे इसी बेहतरीन काम की उम्मीद थी। अब ब्लैक स्टार्स को वो राइट हैंड जुनैद किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। कल तक मुझे वो हर हाल में अपनी कैद में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हमदान की बात सुनकर महरवस का दिल कांप उठा था। शाहवेज़ ने इन तीनों के सिवा कभी किसी का नाम सामने नहीं आने दिया था। फिर भले हमदान जुनैद तक कैसे पहुंच गया था, और क्या वो जुनैद के इतने करीब पहुंच गया था कि उसे पकड़ने की बात कर रहा था। महरवस के लिए जुनैद बिल्कुल भाइयों जैसा था, और उसके बारे में ये बात सुनते इसका दिल लरस उठा था। मगर इस वक्त वो बिना कोई रद्द अमल दिए ऐसे ही खड़ी रही थी, मगर उसकी आंखों में उभरती खौफ की लकीरें हमदान से छुपी नहीं रह पाई थी। आई एम सॉरी, एक बहुत अहम कॉल आ गई थी। मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत अहम बात बताने के लिए बुलाया था। हमदान की बात पर महरवस ने मुट्ठियाँ बींच कर अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते बमुश्किल इसकी जानिब देखा था। एक हफ्ते के बजाय मैंने हमारा निकाह कल रखवाया है, और साथ रुखसती भी। हमदान ने बहुत ही आराम से इसके सर पर बम फोड़ा था। महरवस जो कल जुनैद के पास जाकर उसे इस खतरे से बचाने का दिल ही दिल में प्लान बना चुकी थी, हमदान के इस नए इंकशाफ पर इसने फटी फटी आंखों से हमदान की जानिब देखा था जो इसे नकाब में उलझ जाकर बहुत बड़ा खेल खेलने वाला था। मगर इतनी जल्दी कैसे? महरवस की बेचैनी से पहलू बदलने पर हमदान ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा था, और अगले ही लम्हे इसकी कमर में बाजू हमायल करता उसे अपने करीब खींच चुका था। तुमसे मज़ीद दूरी इस दिल को बर्दाश्त नहीं। अब मैं जल्द अज जल्द इन फासलों को ख़त्म करके अपने बेकरार दिल को करार बख्शना चाहता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी शिद्दत भरे जज्बात हैं, जिनका अंदाज़ कल मेरी दस्तरस में आने के बाद ज़रूर हो जाएगा तुम्हें, मेरी शिद्दतों का भी। हमदान इसकी कान की लो को छू कर इसे सर से पैर तक मुंजमद करता वहाँ से निकल गया था, जबकि महरवस कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल नहीं पाए थे।
पूरा वजूद इस संगदिल शख्स की कुर्बत पर लरज़ रहा था और दिल आने वाले वक्त का सोच कर जैसे रुकता हुआ महसूस हुआ था। उसे कुछ गलत होने के एहसास से इसके तन बदन में बेचैनी भर गई थी। हमदान के अंदाज बता रहे थे वो किसी कीमत पर जुनैद को छोड़ने वाला नहीं, और अगर जुनैद को कुछ होता तो शावेज़ और हाजिम हमदान को नहीं छोड़ने वाले थे, और यही हमदान करना चाहता था। वो इन दोनों को अपने सामने लाना चाहता था। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। महरवस अपना सर पकड़ती वहीं बैठ गई थी। हर तरफ से नुकसान इसी का होने वाला था। शावेज़ परीसे को लाकर गाड़ी में डालता, उस एरिया से निकलता सीधा ब्लैक हाउस की जानिब बढ़ गया था। उसका अंदाज बता रहा था वो इस वक्त किस कदर गुस्से के ज़ेरे असर है। इसके होंठ सख्ती से बीचे हुए और कनपटी की रगें बाहर को उभरी हुई थीं। ब्लैक हाउस पहुँचते वो परीसे को बाहों में उठाते अंदर की जानिब बढ़ा था। इसके इशारे पर फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया। ये अब बिल्कुल ठीक है। धुआं अंदर चले जाने और खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। कुछ देर में ही होश आ जाएगा। डॉक्टर परीसे का चेकअप करने के बाद शावेज़ को बताती वहाँ से निकल गई। इसका ख्याल रखना और होश में आते ही इसे वापस इसके अफंदी मेंशन पहुँचा देना। मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शावेज़ सख्ती से हदायत देता वहाँ से निकल गया, जबकि इकरा ने घबरा कर इसके जले बाजू की जानिब देखा था। दूसरों का दर्द बांटने और ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला उनका ये लीडर अपने मामले में इतना ही लापरवाह और जालिम था, जो तकलीफ़ बर्दाश्त करता रहता था मगर अपने ज़ख्मों पर किसी को मरहम नहीं रखने देता था। इसके हाथ पर होती जलन के एहसास से इकरा की आंखें नम हुई थीं, मगर वो इसे कुछ कहने या टोकने की हिम्मत नहीं रखती थी। अभी से के गए कुछ ही लम्हे गुजरे थे जब परीसे ने किसमसाते हुए आंखें खोली थीं, मगर ख़ुद को इस भड़कती आग में झुलसने की बजाय यहाँ बिल्कुल सही सलामत देखकर इसकी आंखों में आंसू बह निकले थे। परी, तुम ठीक हो? इसे यूं रोता देखकर इकरा फ़ौरन इसके करीब आती उसका हाथ थाम गई थी। शावेज़ कहाँ है? वो ठीक है ना? मुझे उनसे मिलना है। परीसे इकरा को सामने देख समझ चुकी थी वो इस वक्त ब्लैक हाउस में मौजूद है। वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने रूम में है। तुम अभी नहीं मिल सकती उनसे, उन्होंने सख्ती से मना किया है। इकरा परीसे का शावेज़ के लिए ऐसा दीवानों भरा रूप देखकर हैरत में डूब चुकी थी। मगर मुझे अभी उनसे मिलना है। परीसे से अपना हाथ छुड़वाती उठी थी जब उसका सर बहुत बुरी तरह चकराया था। गुजरे लम्हे जो कुछ ही भी इसके साथ हुआ था उसे बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो चुका था वो किसके लिए कितनी अहम थी, और उसका दिल अब किसी को अपने पास देखना चाहता था। शावेज़ सिकंदर के लिए अपने जिन जज्बात को वह इतने टाइम से दबाती आ रही थी वह अब दिल से इन्हें तस्लीम कर चुकी थी। सफियान अफंदी तो बहुत पीछे रह गया था। उसके लिए अब शावेज़ सिकंदर से अहम कोई नहीं रहा था। इसने शावेज़ सिकंदर की आंखों में अपने लिए जो तड़प देखी थी, इसने उसके दिलो दिमाग को पूरी तरह अपने सहर में जकड़ लिया था। इकरा ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो इसकी गिरफ्त से अपनी कलाई आज़ाद करवाती बाहर की जानिब बढ़ी गई थी। पर ये अभी सर बहुत गुस्से में लग रहे थे। प्लीज़ अभी मत जाओ। इकरा शावेज़ की लाल आंखें देख इसके गुस्से का अंदाज़ा लगा चुकी थी, इसलिए इसे रोकते हुए बोली, जिस पर परीसे को नाचारों इसकी बात माननी पड़ी थी। मिरर के सामने से गुजरते इसने अपने हुलिये पर नज़र दौड़ाई थी। इसका चेहरा धुएं की वजह से स्याही माल हो रहा था। कपड़े और बालों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। इकरा ने इसे अपना ड्रेस निकाल कर देते फ्रेश होने का कहा था। शाह सर का गुस्सा बहुत गज़बनाक होता है, सोच लो, अभी बात कर लोगी उनसे। इकरा ने अपने सामने बैठी परीसे को देखा, जो स्याह कमीज शलवार में गीले लंबे बालों की आबशार को कमर पर खुला छोड़े सामने रखे कॉफ़ी के मग पर निगाहें गाड़े बैठी थी। उसका अंदाज़ बहुत गुमसुम सा था। वो नहीं जानती थी अपने दिल की मानकर वो जो करने वाली है वो ठीक भी होगा या नहीं। शावेज़ सिकंदर कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। इसकी सितम ज़ईफ़ी ही यही थी कि वो एक ऐसे इंसान के साथ दिल लगा बैठी थी। मुझे मिलना है उससे। परीसे अभी भी बज़िद थी। इसकी आंखों में ठहरे आंसू देख अब की बार इकरा इसे रोक नहीं पाई थी। परीसे लरजती टांगों के साथ शावेज़ के कमरे के बाहर आन खड़ी हुई थी। इसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था, मगर वो अब यहाँ तक आकर पीछे नहीं हटना चाहती थी। इसने दरवाज़ा धकेलते अंदर कदम रखा था। जहाँ छाए अंधेरे को देख वो मज़ीद खौफज़दा हुई थी। इसने चारों जानिब नज़र दौड़ाई थी, मगर अंधेरे के सिवा इसे कुछ दिखाई नहीं दिया था। क्यों आई हो यहाँ? शावेज़ का सर्द गमगीर स्पष्ट लहजा इसके कानों से टकराता उसे रुख मोड़ने पर मजबूर कर गया था। इसने पलट कर पीछे देखा था। उसी लम्हे शावेज़ ने सिगरेट सुलगाने के लिए माचिस जलाई थी। मुझे तुमसे बात करनी है। परीसे को जलते सिगरेट के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसने कमरे में इस कदर अंधेरा कर रखा था, परीसे को खौफ के मारे अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। इसका वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। मैं नहीं जानती थी इस शख्स को स्याह रंग और अंधेरा इस कदर पसंद क्यों है। जिन दोनों चीज़ों से इसे सख्त नफ़रत थी। बोलो। एक बार फिर वही बेतासर लहजा।
پریسے کو اس وقت کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ وہی انسان ہے جو اس کی خاطر آگ میں کودا تھا، جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے خوف دیکھا تھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز لائٹ آن کر دو۔ پریسے نے اس سے التجا کی تھی، میری دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہیں، اس لیے جو کہنے آئی ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھتا بے لچک اور بے حسی بھرے انداز میں گویا ہوا، اگر مجھے اپنانے میں اتنا مسئلہ ہے آپ کو تو مجھے میرا کام کیوں نہیں کرنے دیا؟ ہیبا کو اس پر کتنا غصہ تھا وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ہیبا اس سے ملنے، اسے واپس دیکھنے کے لیے 2 دن سے کتنا تڑپی تھی، مگر یہ شخص ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اسے سنبھالنا اور چپ کروانا تو بہت دور کی بات تھی۔ تم میرے آدمیوں کو مارنے جاؤ گی اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنے آرام سے دیکھتا رہوں گا؟ حازم نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ ہیبا مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ حازم نے نظریں اس کے دل نشین سراپے پر ڈالی تھیں، جو نائٹ سوٹ پر شال لپیٹے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی حازم سالار کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی، مگر اپنے منہ اور جذبات پر بمشکل بند باندھتے وہ ایک کے بعد دوسرا سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ نہیں، تم اتنے برے انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کی بات سن کر ہیبا کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے قریب اس کے قدموں میں آن بیٹھی تھی۔ اس کا یہ عمل حازم سالار کے دل پر بہت بھاری ثابت ہوا تھا، مگر اس کے سامنے برا بنے رہنے کے لیے وہ ایسے ہی بیٹھے رہا تھا۔ تو آج کون سا گینگسٹر دیکھا ہے تم نے جو اچھے انسان بھلا گینگسٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ حازم اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے یقین دلاتے بولا تھا، تم لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہو؟ یہ سوال پوچھتے ہیبا کی آواز کانپ گئی تھی۔ جس انسان سے وہ اس قدر محبت کرتی تھی، جسے اتنے سالوں سے وہ اپنے دل میں بسائے بے پناہ بے لوث چاہتی آئی تھی، اس کا ایسا روپ دیکھ پانا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور جان لیوا تھا۔ ہاں، اس سے بھی کہیں زیادہ برے کام جو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ حازم نے مٹھیاں بیچتے بہت مشکل سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسوؤں کو دیکھا تھا۔ اگر کبھی ایسے ہی میری اور صبا کو بھی بیچنا پڑ جائے تب ہمارا بھی سودا کر لو گے؟ ایس پی ہیبا نے اس کا ہاتھ تھامتے بھیگے چہرے کے ساتھ جو سوال کیا تھا وہ حازم سالار کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حازم کے سارے ضبط ٹوٹ گئے تھے۔ وہ ہیبا کا جبڑا اپنی مضبوط ہتھیلی کے شکنجے میں لیتا اس کی جانب جھکا تھا۔ آج تو یہ بکواس کی ہے، آئندہ اگر ایسا کچھ بولا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ حازم کو غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو اتنا ہی شدید ہوتا کہ ہیبا نے جو کہا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہیبا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ صبا کو اپنی سگی بہن سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے تو حازم سالار کی محبت کا اندازہ لگا پانا ناممکن سی بات تھی۔ حازم کی دیوانگی نے ہی تو سالوں پہلے اسے اپنا دیوانہ بنایا تھا، جبکہ اس کا بتھرایا انداز دیکھ ہیبا اس کے بے رحم لمس کے باوجود مسکرائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے حازم سالار، یہ ڈرامہ کر کے ایس پی ہیبا کو بیوقوف بنا لو گے؟ اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ اسے باور کروا گئی تھی کہ اسے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ اس کے یہ دلربا ادا حازم سالار کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ جاری ہے۔